Welcome to my YouTube channel. I am engineer Mohammad Fraz Anwar and I am working as an electrical engineer in Government of Punjab since 2014. आज की जो ये प्रेजेंटेशन है, जो वीडियो है, ये मैंने रिकॉर्ड की है सोलर एनर्जी से रिलेटेड। बहुत सारी क्यूरीज होती हैं कस्टमर की। कस्टमर्स आजकल पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की वजह से बहुत तेज़ी से सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो कि एक नॉर्मल सिटीज़न को उन टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता होता। फिर प्रॉब्लम ये आता है कि जब वो मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे उनको इनएक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियंस मिल जाते हैं जो उनको प्रॉपर गाइड नहीं करते। बहुत सी रजिस्टर्ड एंड अच्छी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन मोस्टली सिनेरियोज में जो कस्टमर्स हैं वो किसी ऐसे पर्सन के पास चले जाते हैं जो जिसको प्रॉपर नाउ हाउ टेक्निकली नहीं होती। मार्केट में बहुत सारी कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं। जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, समटाइम उनको भी ब्रेकर की साइजिंग वगैरह का अंदाज़ा नहीं होता। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, इस पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको खुद से कुछ टेक्निकल ना होना बहुत ज़रूरी है। इसकी रीज़न ये है कि आपको अगर कुछ बेसिक्स का पता होगा ना, तो आप अपना सिस्टम अच्छे तरीके से इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसमें शॉर्ट कमिंग्स अगर हों उसको आप ख़त्म करवा सकते हैं। अगर आप 100% किसी सेकंड पर्सन पे, टेक्नीशियन पे चीज़ों को छोड़ देंगे तो आपको क्वालिटी सिस्टम में रेयर केसेस में मिलेगी। तो आज की प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें अगर आप मुकम्मल सिस्टम को समझना चाहते हैं। ये स्लाइड्स जो हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होंगी। इसमें कोशिश की जाएगी कि एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाए जो एक कॉमन सिटीज़न को, एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के पर्सन को समझ में आ सके। चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसमें मेन जो हम चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं वो सबसे पहले इन्वर्टर हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप मार्केट में अवेलेबल है, आपने कौन सी टाइप का इन्वर्टर यूज़ करना है। आप ये मल्टीपल टाइप्स हैं, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चूज़ करना है। फिर सोलर पैनल्स कौन कौन से हैं मार्केट में, कौन से लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन कैसे लगानी है, माउंटिंग स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद वायरिंग, जो जो भी एसी वायर्स हैं, डीसी वायर्स हैं, और उनको किस तरीके से आपने कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है, गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं, बैड प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन डिवाइसेस कौन कौन सी लगानी है। सोलर में आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। अक्सर केसेस में ये देखा गया है कि कस्टमर अपने 8-10 लाख 15 लाख लगा के एक सिस्टम लगवाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो सिस्टम फॉल्ट आ जाता है कोई, या इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, या पैनल्स में कोई इशू आता है। तो आपको डिटेल्स डिस्कस किया जाएगा कि आपने कौन से टाइप की इसमें प्रोटेक्शंस लगानी है, किस तरह की प्रोटेक्शंस लगानी है, और अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो उससे आपको क्या नुकसानात फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर कंपोनेंट्स में ही मैंने ये एक 6 पॉइंट ऐड किया है, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब होता क्या है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कस्टमर कंपोनेंट्स की क्वालिटी पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मार्केट में जो बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रेकर है वो लेके आएंगे, बेस्ट क्वालिटी का हाई प्राइस इन्वर्टर लेके आएंगे, पैनल्स लेके आएंगे, लेकिन जब इंस्टॉलेशन की बारी आएगी ना तो वहाँ पे कोई ऐसा टेक्नीशियन ढूंढेंगे जो कम पैसों में उनकी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर दें। अब प्रॉब्लम ये आता है जब आप कम पैसों की तरफ जाते हैं, उस टाइम फिर आपको जो टेक्नीशियंस मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं कि जो जिनको कंप्लीट टेक्निकल ना हो नहीं होती। रिजल्ट क्या होता है, प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होती, या अप्रोप्रिएट डिज़ाइनिंग नहीं होती सिस्टम की, जिससे सिस्टम विद इन अ ईयर और 2 उसमें फॉल्ट आने शुरू हो जाते हैं।
और इवन फॉल्ट इतने सीरियस भी आ सकते हैं कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसमें आग लग सकती है, इट्स अ फायर हैजर्ड। उसके अलावा अगर वायरिंग प्रॉपर नहीं है तो उससे आपका नुकसान हो सकता है, कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। तो इसको जो सोलर सिस्टम हम जब घर में लगाते हैं इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करना भी ज़रूरी है। इसके कंपोनेंट्स की रेटिंग्स को केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है कि कहाँ पे कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगेगा और कौन सा कंपोनेंट किस जगह लगना है, वो सारी चीज़ें उसमें देख लेती हैं। अर्थिंग किस तरह से करनी है, अर्थिंग का भी एक टेस्ट होता है, वो करके आप इंश्योर करें कि अर्थिंग आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग के हवाले से मेरी आपको एडवाइस ये है कि हमेशा रजिस्टर्ड फर्म की तरफ जाएं या रजिस्टर्ड इंजीनियर्स की तरफ जाएं। कभी भी आप अपने कुछ पैसे बचाने के लिए अपना पूरा सिस्टम ऑन स्टेक ना लगाएं, क्वालिफाइड एंड रिप्यूटेड पर्सन्स की तरफ जाएं इंस्टॉलेशन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर सिलेक्शन। अब मार्केट में बहुत सारे इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ब्रांड, लेकिन ये रिसेंटली मेरे पास ये पिक्चर अवेलेबल थी, मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में ऐड कर दी। ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड। अब मार्केट में जब भी आप इन्वर्टर लेने जाएंगे ये आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस टाइप का इन्वर्टर चाहिए। अब इन्वर्टर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये तीन ही टाइप्स मार्केट में ज़्यादा आपसे पूछी जाएंगी। और नॉर्मली जब आप सोलर इन्वर्टर की बात करते हैं तो वो इन तीन टाइप्स में से कोई एक इन्वर्टर होता है। सबसे पहले हम अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बात करें, अब मैंने यहाँ लिखा है स्पेसिफिकली फॉर नेट मीटरिंग। ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर की जो टर्मिनोलॉजी है वो नेट मीटरिंग से रिलेटेड है। ग्रीन मीटर उसको भी हम आगे स्टडी करेंगे वो कैसे काम करता है। तो लेकिन इस वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड इन्वर्टर हमेशा ग्रिड की प्रेजेंस में ही काम करता है। अगर ग्रिड नहीं होगा, उसकी लाइट चली गई है, तो ये इन्वर्टर भी ऑफ हो जाएगा। नो ऑप्शन टू कनेक्ट बैटरी, इसको आप एज अ बैकअप इन्वर्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी जो इसमें कोई बैटरी लगाने की ऑप्शन नहीं होती। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इन्वर्टर है। बस आप सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके आगे सप्लाई कर देगा, ये इसका सिर्फ सिंपल काम है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की। ऑफ ग्रिड वर्क्स विद और विदाउट ग्रिड, देखिए इसमें ग्रिड अवेलेबल हो या ना हो, इट विल वर्क। आपने सोलर पैनल से कनेक्ट किए हुए हैं तो ये काम करेगा। सर्टन सिनेरियोज में बैटरी रिक्वायर्ड फॉर स्टेबल ऑपरेशन। मार्केट में बहुत सारे इन्वर्टर ऐसे हैं जो कि बैटरी के बगैर भी काम करते हैं, वर्क्स विदाउट बैटरी। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कंपनी टू कंपनी ये चीज़ वेरी करती है। कुछ इन्वर्टर्स हैं जो बैटरी उसके लिए मैंडेटरी है, कुछ इन्वर्टर्स हैं बैटरी के बगैर भी ऑपरेशन कर देते हैं। तो वर्क्स विदाउट बैटरी या बैटरी लेस ऑपरेशन उसमें लिखा होता है। लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि अगर आप बैटरी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ग्रिड भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर आप सिर्फ सोलर एनर्जी से अपना लोड चलाएंगे तो वो एक स्टेबल सिस्टम नहीं होता। अगर आपने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाना है, ग्रिड का इस्तेमाल नहीं करना, तो आपको सोलर के साथ बैटरी लगानी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर कॉम्बिनेशन है ऑन ग्रिड इन्वर्टर का और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का। उसमें उन्होंने सारे फीचर्स ऐड कर दिए हैं कि आप इसमें बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रिड की ऑप्शन है। अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो बैटरी और सोलर पे सिस्टम चलेगा। अगर आपके पास ग्रीन मीटर लगा हुआ है, नेट मीटरिंग हुई हुई है, तो आप इससे ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं। तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में नॉर्मली फिर ये ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन नहीं होता। ऑन ग्रिड इन्वर्टर बना ही ग्रीन मीटर के लिए, नेट मीटरिंग के लिए। तो अगर आपके पास नेट मीटरिंग का कनेक्शन नहीं है तो फिर आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ जाएंगे। और आजकल ज़्यादा लोग हाइब्रिड को प्रेफर करते हैं बिकॉज नेट मीटरिंग इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। सर्टन सिनेरियोज में इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको पूरा करने में काफ़ी कॉस्ट ऊपर आ जाती है। तो मेन मकसद जो होता है वो अक्सर यूज़र्स का जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है वो डे टाइम में ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक ऐसे कस्टमर हैं जो डे टाइम में बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑफिस है, कोई शॉप है, तो वहाँ पे आप फिर ऑन ग्रिड की बजाय
हाइब्रिड इन्वर्टर लगा सकते हैं कि आपका मैक्सिमम यूजर डे टाइम में है, डे टाइम में हाइब्रिड इन्वर्टर विल वर्क। तो उसमें फिर आपका जो बिल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी यूजेज शाम को और रात को है तो उस केस में हाइब्रिड इन्वर्टर का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डे टाइम में सिर्फ प्रोडक्शन होगी, उसके प्रोडक्शन आवर्स भी लिमिटेड होते हैं। मतलब प्रोडक्शन तो बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो प्रॉपर 50-60% पावर बनना शुरू होती है वो तकरीबन 8-9-10 बजे बनना शुरू होती है और 4-5 बजे तक बनती है। गर्मियों की टाइमिंग है, सर्दियों की इससे कम हो जाती है। तो ये आपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखना है कि अगर आपका यूजेज रात का ज़्यादा है तो उस केस में आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाएं। अगर आपका डे टाइम का यूजेज ज़्यादा है, आप कम पैसों में इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो फिर हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं। कुछ रिकमेंडेशंस हैं। अब आपने अपने बजट के हिसाब से इन्वर्टर चूज करना है मार्केट में। आपको लेट्स से मैं अभी करंट रेट्स के हिसाब से बात करता हूँ। मार्केट में आप जाएंगे 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लेने के लिए, तो शॉपकीपर आपको दिखाएगा ये 85,000 है। लोकल इन्वर्टर भी होते हैं, नॉट रिकमेंडेड। बहरहाल वो आपको डिफरेंट रेंजेस में इन्वर्टर दिखाएगा। जी ये इतने का है, ये इतने का है, ये 3,25,000 रुपये का है, ये 2 लाख का है, ये 1,25,000 का है। ये जो प्राइसेस है ना, ये बेसिकली उसके फीचर्स की प्राइसेस हैं। अब आपने कौन सा इन्वर्टर लेना है? रिप्यूटेड कंपनी, रिप्यूटेड इन्वर्टर जिसकी प्रेजेंस मार्केट में हो, जिसके बहुत सारे यूजर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हो, उसे हम रिप्यूटेड कहते हैं, जिसमें फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी कम हो। रिप्यूटेड इन्वर्टर विद IP65 ingress protection is very important। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो फॉल्ट आने की जो वजह है ना सबसे ज़्यादा, वो मॉइस्चर एंड डस्ट है। आपका जो पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसे हम कहते हैं, जो बेसिकली जो इन्वर्टर का इंटरनल सर्किट जो होता है, नॉर्मल सिनेरियो में अगर उस पर मॉइस्चर, जब सीजनल चेंज आती है, हमारे बरसात का मौसम आता है, तो मॉइस्चर वाटर लेवल 80% तक होता है मॉइस्चर कंटेंट। तो उस टाइम इवन बारिशों के सीज़न में, सर्दियों में, अगर आपका इन्वर्टर मुकम्मल सील नहीं होगा तो जो सर्किट बोर्ड है उसके ऊपर मॉइस्चर एंड डस्ट एक्यूमुलेट होती रहेगी। एंड विद टाइम उस डस्ट एंड मॉइस्चर के एक्यूमुलेट होने की वजह से उस सर्किट में लीकेज करंट्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम और गुजरता है, इन्वर्टर सर्किट डैमेज हो सकता है, फेल हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, उसके कंपोनेंट्स खराब हो जाते हैं। तो ये एक इशू है एक नॉर्मल इन्वर्टर में। अब इसका सोल्यूशन कंपनीज ने क्या निकाला? IP65 इनग्रेस प्रोटेक्शन। ये IP65 रेटिंग है। रेटिंग मीन्स इट्स अ वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ। ये वाटर प्रूफ, अब ये नहीं कि इसको पानी में डिप कर दें, ऐसे नहीं, लेकिन अगर बारिश का या हल्का फुल्का पानी इसके ऊपर गिर जाता है तो इसको कोई नुकसान उससे नहीं होगा। इसका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल सेक्शन, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो सारा सील्ड है और ना उसमें डस्ट जाती है ना मॉइस्चर जाती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपने पुराने यूपीएस देखे होंगे, उसमें पंखे लगे होते हैं, फैन, कूलिंग फैंस। अब इसमें फिर अब इसको सील कर दिया गया तो हीट कैसे डिसिपेट होगी? इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि जो बड़े बड़े हीट सिंक बॉडी की बैक साइड पे ला दिए गए। तो IP65 इज द, इससे हाई रेटिंग्स भी मौजूद है, IP66 भी मार्केट में मौजूद है। लेकिन आप कोशिश करें कि इनग्रेस प्रोटेक्शन के साथ IP65 वाला इन्वर्टर चूज करें। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। मैं कुछ नाम आपको इस तरह, इन्वेरेक्स है, सोलिस है, ठीक है, मैक्स पावर है, इवन नॉक्स में भी IP65 अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी कंपनी चूज कर लें, इनके अलावा भी बहुत रिप्यूटेड कंपनीज हैं, आप कोई भी कंपनी चूज करें, लेकिन IP65 इज अ मैंडेटरी ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट एक जो मिस्टेक है कस्टमर्स वो ये करते हैं कि IP65 इन्वर्टर ले लेते हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, आपको पता है गर्मियों में 43-44 तक टेम्परेचर जाता है। फिर जब सोलर से डे टाइम में पीक प्रोडक्शन हो रही होती है, उस टाइम सर्किट ने भी हीट प्रोड्यूस करनी है। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत एक्सीड कर देता है हीट सिंक का। एंड डेफिनेटली हीट सिंक सर्किट से कनेक्टेड है, सर्किट का टेम्परेचर रेज करेगा तो हीट सिंक का टेम्परेचर रेज कर देता है। अब याद रखें
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे वो आपका इन्वर्टर हो, कंप्यूटर हो, सर्वर हो, टीवी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, हीट उसको नुकसान पहुंचाती है विद टाइम, उसकी लाइफ कम कर देती है सर्किट की। अगर हीट डिसिपेशन प्रॉपर हो रही है, आप उसको ओवर हीट नहीं होने दे रहे किसी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, तो वो इंश्योर करेगा कि वो लॉन्ग लाइफ उसकी हो सर्किट। लेकिन अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं करते तो वो विद इन ईयर्स, फ्यू ईयर्स, वो सर्किट उसका ख़राब हो जाता है। डेडिकेटेड फ़ैन हमेशा लगाएं इन्वर्टर को कूल डाउन करने के लिए। मल्टीपल ऑप्शंस है फैंस की मार्केट से, किसी भी किस्म का फ़ैन ले लें, लेकिन आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपका इन्वर्टर जो टेम्परेचर है उसका वो कम रहे, ज़्यादा एक्सीड ना करे। हाल दो ये जो सर्किट्स हैं इनको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि हाई टेम्परेचर पे भी नॉर्मल ऑपरेट करते हैं, लेकिन आप मेरे पॉइंट को समझें, हाई टेम्परेचर पे अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाएगा तो इसकी लाइफ कम हो जाती है, इसके सर्किट बोर्ड, इसके जॉइंट्स वो कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, अब अगर आप डेडिकेटेड फ़ैन लगाते हैं, इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो आपको इससे लॉन्ग लाइफ मिलेगी, और इसकी ऑप्टिमम ऑपरेशन मीन्स एफिशिएंसी के साथ ये काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से ये जो मैंने बात की है इससे इसका क्या मतलब है। ऑप्टिमम ऑपरेशन मींस कि वो मैक्सिमम आउटपुट देगा अपनी। अच्छा, अब ये डू नॉट ओवरलोड योर इन्वर्टर। अक्सर मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि जब हम क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, वो हमें बताता है कि जी मैंने तो बस एक एसी चलाना है और दो पंखे हैं, दो लाइटें हैं। वो बाद में क्या होता है कि जब सोलर लग जाता है ना, तो उसके बाद वो फिर उस पर मोटर भी चलाता है, ठीक है, कोई एक एसी से दो एसी भी हो जाते हैं, तो पंखे लाइटें भी ज़्यादा हो जाते हैं, ओवन भी उस पर चलने लग जाता है। ये इस तरह से ना कस्टमर खुद से लोड को इंक्रीज कर लेता है। तो अब होता क्या है कि जो इन्वर्टर्स हैं, जब उसको आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलाएंगे तो फिर वो ओवरलोड की वजह से ख़राब होने लग जाएंगे। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल होता है कि जो इन्वर्टर की रेटिंग है ना उसका 80% हम कस्टमर को अलाउ करते हैं, आगे एक ब्रेकर लगा देते हैं। अगर लोड एक्सीड कर रहा हो, यानी कस्टमर उसको ओवरलोड करने की कोशिश करे, तो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो ये एक तरीका है। बहरहाल आप कोशिश करें कि अपने केयरफुली अपने लोड को कैलकुलेट करें अगले 5-6 सालों की प्लानिंग के साथ, क्योंकि इन्वर्टर आपने हर ईयर अपग्रेड नहीं करेंगे, ये एक टाइम इन करने वाली इन्वेस्टमेंट है। अब 5-6 साल तक अपना जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कैलकुलेट करें और उसके हिसाब से कोशिश करें कि इन्वर्टर ज़्यादा रेटिंग का लें। एक दफ़ा इन्वर्टर लग गया उसके बाद आप सोलर पैनल्स आप मज़ीद ला के लगा सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर अगर कम रेटिंग का होगा तो आपकी वो लिमिटेशन रहेगी हमेशा के लिए। तो कोशिश करें, अगर आपका लोड 4 किलोवाट है तो आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर लें, 4.5 का नहीं, ताकि आप फ्यूचर में भी आप थोड़ी सी एक्सटेंशन पॉसिबल हो। और अगर आपके घर का लोड एक्सीड कर रहा है तो फिर आप कुछ लोड को इन्वर्टर से बाईपास करवाएं। यानी कि अगर आपके घर में 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, दो एसी थे पहले जो कि दो चल जाते हैं एसी आराम से 6 किलोवाट पे, लेकिन अगर आपने एक और एसी ले लिया है, फैमिली एक्सटेंड हो गई है, थर्ड एसी आ गया, तो फिर आप एक एसी इन्वर्टर की बजाय उसको बाईपास ब्रेकर लगा के डायरेक्ट ग्रिड से चलाएं, ताकि आपके जो इन्वर्टर है वो ओवरलोड ना हो। मैंने आपको इससे पहले जो लास्ट स्लाइड थी उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि कभी भी अपने इन्वर्टर को मैक्सिमम रेटिंग के ऊपर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए ना चलाएं, उसकी रीज़न भी आपको बताई थी। और सेकंड, मैंने आपसे कहा था कि आपने इन्वर्टर के साथ डेडिकेटेड फैन ज़रूर लगाना है ताकि गर्मियों में आपका इन्वर्टर ओवरहीट ना हो। अब उसकी रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ। ये कि एक इन्वर्टर है, उसकी स्पेसिफिकेशन का स्टिकर है, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर होता है उसका नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर। ये लिखा हुआ है -42 प्लस 60 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर रेंज है जिसमें इन्वर्टर नॉर्मल आपका ऑपरेट करेगा। लेकिन साथ इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो छोटा सा सिंबल है, ये ग्रेटर देन 45 डिग्री सेल्सियस डी रेटिंग। यानी कि एक इक्विपमेंट है, एक इन्वर्टर है जिसकी रेटिंग 6 किलोवाट है। आइडियली कस्टमर के जहन में फ़ौरन ये आता है कि ये 6 किलोवाट लोड हमेशा
चलाएगा, हर तरह के इन्वायरमेंट में चलाएगा, या 6 किलोवाट प्रोडक्शन करेगा हर इन्वायरमेंट में। लेकिन ऐसा टेक्निकली होता नहीं है। जैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अब 45 डिग्री सेल्सियस तक ये इन्वर्टर आइडियली ऑपरेट करेगा, 60 तक इसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर 45 से टेम्परेचर फर्दर एक्सीड करता है तो उससे नुकसान क्या होगा, आपके जो रेटिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन पावर है वो पहले वो 5.8 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है तो थोड़ी सी प्रोडक्शन पावर कम हो जाएगी। ये इसलिए होता है कि जब हीट बढ़ती है तो लॉसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और कुछ इसमें प्रोटेक्शन भी लगी होती हैं, अगर हीट ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी प्रोडक्शन को कम कर दिया जाता है ताकि वो कूल डाउन रहे सिस्टम। तो ये इस तरीके से अगर आप फैन लगाते हैं डेडिकेटेड फैन, तो आपका टेम्परेचर नॉमिनल रेंज में रहेगा और उससे आपका सिस्टम एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। अगर 45 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो डी रेटिंग यानी कि डी रेट कर गया है, उसकी जो आउटपुट प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। तो ये पॉइंट था जो मैंने आपको पहले पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि आपने इंश्योर करना है कि इसके डेडिकेटेड फैंस के साथ लास्ट भी लगाएं। बाकी ये पीवी इनपुट डाटा 500 वोल्ट डीसी, इसमें टेक्निकली इसको किसी कैसे स्टडी करते हैं वो मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैक्सिमम पीवी इनपुट वोल्टेज ये 500 वोल्ट डीसी की स्ट्रिंग आप एक इसमें लगा सकते हैं। एक जो वो आपकी जो एक सोलर पैनल है उसकी कितनी वोल्टेज है वो उसके स्पेसिफिकेशन में लिखी होती है सोलर पैनल के टाइप के हिसाब से। तो अब आप उस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसकी वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है, उसको हम आगे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम पीवी इनपुट पावर 7800 वॉट, ये 6 किलो वॉट का इन्वर्टर है लेकिन आप 7800 वॉट इसके साथ सोलर पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ना लगाएं, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो इसमें फॉल्ट आने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। और ये इसमें 27 एम्पियर ये एक स्ट्रिंग का मैक्सिमम करंट लिखा हुआ है और ये दूसरी स्ट्रिंग का शॉर्ट सर्किट करंट मेंशन है। तो बैटरीज के साथ कौन सी लगा सकते हैं, लेड एसिड भी लिथियम आयन भी लगा सकते हैं। 48 वोल्ट है यानी कि 4 बैटरीज लगेंगी 12 वोल्ट की। तो बाकी इसमें मैक्सिमम चार्जिंग डिस्चार्जिंग पावर 6600 वॉट। ये स्लाइड बेसिकली मैंने इसके लिए ऐड की थी। -40 टू 60 इज एम्बियंट टेम्परेचर, 45 डिग्री से बढ़ेगा तो सिस्टम की परफॉर्मेंस कम होने लग जाएगी। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा सिस्टम की एफिशिएंसी उतनी ही ड्रॉप करती जाएगी। तो एक फैन लगा के आप सिस्टम को ऑप्टिमम ऑपरेशन उसका इंश्योर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर की। ऑन ग्रिड इन्वर्टर मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, ये नेट मीटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है और बैटरी वगैरह इसके साथ नहीं कनेक्ट होती। अब इसमें होता क्या है, सोलर पैनल से जो पावर आती है ये इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करता है इनटू एसी पावर, और उसके बाद आपके जो घर का लोड कनेक्टेड होता है उसको पावर सप्लाई करता है। जो एक्सेस लोड होता है, जो घर में इस्तेमाल होने के बाद जो एक्सेस लोड है वो आपका एक्सपोर्ट हो जाता है, फीड हो जाती है टुवर्ड्स ग्रिड यूजिंग ग्रीन मीटर। ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास ग्रीन मीटर इंस्टॉल्ड है। एक चीज़ याद रखें, अगर आपके पास ग्रीन मीटर इंस्टॉल्ड नहीं है जो टू वे एनर्जी फ्लो को रिकॉर्ड करता है, अगर आपके पास सिंपल 3 फेज मीटर है या सिंगल फेज मीटर है, उस केस में अगर आप ग्रिड फीडिंग करते हैं तो आपके जो एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स हैं वो भी आपको इंपोर्ट में लग के बिल आता है। बिकॉज उस मीटर में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डिस्टिंग्विश कर सके। जो पावर उसमें से गुजरेगी उसने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। कुछ मिस्टेक्स कस्टमर्स ने इस तरह से की हैं। ग्रीन मीटर लगने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, तो कस्टमर्स क्या करते हैं कि वो सिस्टम को ऑन कर देते हैं अपने सिंपल सिंगल फेज या 3 फेज मीटर के ऊपर। अब ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, उसने प्रोडक्शन करनी है और ग्रिड फीडिंग करते जाना है, तो जितनी ग्रिड फीडिंग की होती है वो सारी बिल में लग के आ जाती है एक्स्ट्रा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपके पास ग्रीन मीटर नहीं है तो कभी भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर को ऑन नहीं करना। जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस आप लगा सकते हैं लेकिन वो उस केस में जब आपका लोड बैलेंस्ड है, और घरेलू लोड नॉर्मली बैलेंस्ड नहीं होता, इसलिए जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस घरों में रिकमेंड नहीं की जाती। और सेकंड, ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस कॉस्टली भी होती है, तो इसको तभी यूज़ करें जब आपका नेट मीटर इंस्टॉल हो जाए।
ये इसकी एनर्जी फ्लो डायग्राम, इसके एरोस को देखें। ये अक्सर कंफ्यूजन होती है, कस्टमर्स पूछते हैं ये चीज़ कि जब हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाएंगे तो वो काम कैसे करेगा, क्या वो सारी बिजली वापडा को भेजेगा और फिर हमारी जो ज़रूरत होगी हम वो वापडा से लेंगे? ऐसा नहीं होता। ये लेट्स सी ये वाला आपका घर है। अब यहाँ से पावर प्रोड्यूस हुई और ये प्रोड्यूस होकर इस पॉइंट पे आ गई। अब जितनी रिक्वायरमेंट आपके घर को है ये इधर को फ्लो कर जाएगी एनर्जी, ये दोनों साइड पे एरो मैंने इसलिए लगाए हैं। और जो एक्सेस पावर है, जो एक्स्ट्रा बच गई है घर में इस्तेमाल होने के बाद, जो बच गई है वो इस साइड पे आएगी और वो ग्रीन मीटर में से गुजर के आपकी यूटिलिटी ग्रिड में इंजेक्ट कर दी जाएगी एनर्जी, जिससे जिसको एनर्जी मीटर रिकॉर्ड करेगा और उसके उसका आपको उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स की एडजस्टमेंट मिलेगी जो आप रात को यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा ऑन ग्रिड मीटर्स, जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, वो इसी तरीके से काम करते हैं कि पहले आपके घर की ज़रूरियात पूरी करते हैं और जो एक्सेस एनर्जी होती है सिर्फ वो ग्रिड की तरफ को भेजते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपसे एक शेयर कर लेता हूँ। ये आपका एक सिंपल सिनेरियो है कि एक इन्वर्टर है जो कि 5000 वाट प्रोड्यूस कर रहा है, 5 किलोवाट बेसिकली। आपके घर में लेट से एक टाइम में 2000 वाट की जो कंजम्पशन है वो हो रही है। एक एसी चल रहा है, कोई लाइटें पंखे चल रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ें, तो 2000 वाट आपके घर में कंज्यूम हो रहे हैं। तो कितने बचे? 3000 वाट। अब 5000 टोटल बने, वो उसमें से 2000 वाट इस साइड पे आ गए और 3000 वाट इस साइड से मीटर से होके ग्रिड में चले गए। अब ये जो पावर आप इंजेक्ट कर रहे हैं ना, ये ही यूनिट है जो आप रात को इस्तेमाल करते हैं, यूनिट के बदले यूनिट आपको एक्सचेंज किया जाता है। तो ग्रॉस मीटरिंग का बीच में कॉन्सेप्ट आया था, गवर्नमेंट कह रही थी कि शायद ग्रॉस मीटरिंग की जाए। उसमें ये होता है कि जो प्रोडक्शन है वो सारी की सारी हम पहले एक्सपोर्ट करेंगे और फिर अपनी ज़रूरत इंपोर्ट करेंगे। बहरहाल वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो अभी तक जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड सिस्टम है वो यही है कि आपने जो प्रोडक्शन की है पहले वो घर में इस्तेमाल होती है, जो इजाफी बिजली है वो ग्रिड में जाती है। ये बाईडायरेक्शनल एनर्जी मीटर है, ग्रीन मीटर, बहुत सारी कंपनीज के अवेलेबल हैं। इसमें ये उसकी कनेक्शन डायग्राम है। इसमें 3 फेज एनर्जी मीटर की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो टर्मिनल्स हैं इंपोर्ट, ये 1, 3 एंड 5, ये इंपोर्ट के टर्मिनल्स हैं, यानी कि जो इनपुट कनेक्शन जिसे आप कह सकते हैं। और ये आउटपुट कनेक्शन है आपके 2, 4 एंड 6, 7 एंड 8 ये न्यूट्रल के कनेक्शन हैं। तो ये लाइनमैन ही इसके कनेक्शन करते हैं, ये आपने नहीं करने। जब ग्रीन मीटर लगाने आते हैं एमएनटी से तो साथ वो रेलिवेंट सब डिवीजन से लाइनमैन को बुलाते हैं। आपका इलेक्ट्रीशियन वहाँ मौजूद हो तो बेहतर है, लेकिन वो लाइनमैन हैं जो इसके कनेक्शंस करते हैं। और इलेक्ट्रीशियंस वगैरह को नॉर्मली अलाउ नहीं होता है कनेक्शंस करने के बाद इसके आगे वो स्ट्रिप लगा देते हैं ताकि इसको आप मैनुअली अमेंड ना कर सकें। अच्छा, अब एक सिनेरियो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये भी अक्सर क्वेश्चन होता है क्लाइंट्स का। जो इन्वर्टर आपकी प्रोडक्शन कर रहा है, जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, वो 3 फेजेस 3 फेज इन्वर्टर नॉर्मली यूज होता है नेट मीटरिंग के लिए। या अगर आप ज़्यादा पावर के इन्वर्टर होते हैं वो नॉर्मली 3 फेज ही होते हैं। 6 किलोवाट तक सिंगल फेज मिल जाता है, उसके बाद आपको 3 फेज ही लेना पड़ता है। अब एक सिनेरियो है कि टोटल पावर जनरेशन कितनी हो रही है? 4500 वाट। अब 3 फेज हैं, फेज 1 में कितनी जाएगी? 1500 वाट। फेज 2 में कितनी जाएगी? 1500 वाट। फेज 3 में जाएगी 1500 वाट। अब घर का जो लोड है वो तो सिंगल फेज होता है। नॉर्मली इलेक्ट्रिशियंस फिर ये करते हैं कि एक फेज को कुछ लोड, अगर घर में 8 ब्रेकर लगे हुए हैं ना, 2-3 ब्रेकर एक फेज से कनेक्ट कर दिए, 2-3 दूसरे से, 2-3 तीसरे से, तो इस तरह से लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन घर में कभी इस तरह नहीं होता कि आपका सारा लोड इक्वली चल रहा हो। कभी आप एसी चला के बैठे हुए हैं, कभी आपने एसी बंद कर दिया, मोटर चला ली, कभी कोई सिर्फ फैन ऑन है, तो आपका हमेशा लोड वेरिएबल ही होता है। अब फेज 1 का जो लोड है, एज्यूम करें कि वो 2000 वाट है। उस सिनेरियो में आपका जो
इस पे फेज़ वन पे कितनी पावर अवेलेबल थी? 1500 वाट। लेकिन आपकी फेज़ वन की रिक्वायरमेंट इस टाइम 2000 वाट है, आपने 1.5 टन का एसी ऑन किया है तो 2000 वाट ले रहा है। अब ये क्या करेगा? ये फेज़ में कम पावर अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो 1500 वाट तो ये ले लेगा सोलर से और 500 वाट ये ग्रीन मीटर से इंपोर्ट करेगा। ये इंपोर्ट लिखा हुआ है। इसके बाद जो फेज़ टू है उस पे लेट से आपके 300 वाट चल रहे थे, तो प्रोडक्शन पावर कितनी है उस फेज पे? 1500 वाट। 300 वाट इस्तेमाल होंगे और बाकी रिमेनिंग जो रह गए हैं 1200 वाट वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। इसी तरह ये फेज थ्री है, इस पे 800 वाट इस्तेमाल हो रहे हैं तो 700 वाट एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो हर फेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेपरेट होती है। ऐसा हो सकता है कि एक टाइम में आपका मीटर इंपोर्ट भी कर रहा हो, एक्सपोर्ट भी कर रहा हो, वो ऐसे ही होता है। आपकी पावर 3 फेजेस में डिवाइड होगी। इंडिविजुअल फेजेस पे एक टाइम में फेज वन इंपोर्ट कर रहा है, फेज टू और फेज थ्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि फेज वन और फेज टू इंपोर्ट कर रहे हो, फेज थ्री एक्सपोर्ट कर रहा हो। या अगर आपके फेज वन पे भी पावर कम इस्तेमाल हो रही है जो 1500 वाट से, तो फिर तीनों फेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिनेरियोज मल्टीपल हो सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि आप कोशिश करें कि अपने तीनों फेजेस को इक्वली बैलेंस करें। मतलब ये ना करें कि घर का जो सारा लोड है वो एक ही फेज पे कनेक्ट कर दें। अगर आपके तीन एसी चलते हैं तो एक एसी फेज वन पे चलाएं, दूसरा फेज टू पे, तीसरा फेज थ्री पे। इस तरीके से इसको डिवाइड करने की कोशिश करें। जो अच्छे इलेक्ट्रीशियंस हैं ये इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं घर की वायरिंग को। वो जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो हैवी लोड का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि वो तीनों फेज पे इक्वली डिवाइड हो। तो ये अगर फेज बैलेंस्ड होंगे तो आपका सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, इनको स्टैंड अलोन सोलर सिस्टम्स कहा जाता है और ये यूटिलिटी ग्रिड से कनेक्टेड नॉर्मली नहीं होते। ऑप्शन होती है ग्रिड कनेक्शन की भी इसमें, लेकिन नॉर्मली ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स का यही मीनिंग लिया जाता है कि ये बैटरी से और सोलर पैनल्स से ही वर्क करेगा। अब इसमें बैटरी बैंक्स हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी बैटरीज लगानी है, कितनी आपको रेटिंग चाहिए। अगर आपका इन्वर्टर 24 वोल्ट बैटरीज को सपोर्ट करता है तो 2 बैटरीज लगेंगी। 48 करता है, 4 लगेंगी। अगर आप उसकी रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं तो उसको पैरेलल में बैटरीज को ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल एक चीज़ याद रखें कि जो बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन है, बैटरी की सेटिंग्स है, इट्स अ केयरफुल डिज़ाइन कंसिडरेशन। किसी एक्सपीरियंस पर्सन से ही इसको डिज़ाइन करवाएं। अगर आप बैटरीज लगाते हैं, अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट है ये भी, तो इसकी जो सेटिंग्स है, इन्वर्टर की सेटिंग है, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट है, उसकी टाइम ऑफ यूज सेटिंग है, वो किसी अच्छे एक्सपीरियंस टेक्नीशियन से करवाएं। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि इम्प्रॉपर सेटिंग, इनकरेक्ट सेटिंग की वजह से बैटरीज विद इन अ मंथ और टू ख़राब हो जाती हैं, इधर अंडर चार्ज रहती हैं, ओवर चार्ज हो जाती हैं। तो बैटरी को टाइम टू टाइम अपने इंस्पेक्शन भी करवाएं और उसकी सेटिंग्स भी किसी एक्सपीरियंस टेक्नीशियन से करवाएं। जो लिथियम बैटरी होती है उसमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, वो कनेक्ट हो जाता है इन्वर्टर के साथ और बहुत सारी चीज़ें वो खुद से ही उसको कॉन्फ़िगर कर लेता है। लेकिन मोस्टली लिथियम बैटरी एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, तो सारे लिथियम बैटरी की तरफ नहीं जाते। ट्यूबलर बैटरीज भी हैं, बाकी भी हैं, तो वो फिर उसकी सेटिंग्स आपको बड़े केयरफुल तरीके से करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर की। जो हाइब्रिड इन्वर्टर है ना, ये कह लें कि ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड को कंबाइन करके उसके फीचर्स को मिक्स करके बनाया गया है। हाइब्रिड इन्वर्टर में आप ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं, बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रिड फीडिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। उसकी सेटिंग्स में जाके आप एक्सपोर्ट को ज़ीरो कर दें तो फिर आपके जो, अगर आपके पास ग्रीन मीटर नहीं लगा तो उसके आप तब भी हाइब्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ग्रीन मीटर लगा हुआ है तब भी हाइब्रिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो आप उसकी फीडिंग को ऑन कर देंगे, अगर ग्रीन मीटर नहीं लगा तो आप उसकी फीडिंग को ऑफ कर देंगे। तो ये इसमें जनरेटर्स की भी ऑप्शन होती है। आप जनरेटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, सोलर पावर को भी कर सकते हैं, यूटिलिटी ग्रिड को भी कर सकते हैं। अब ये बैटरीज भी हो सकती हैं। इसमें 4 सोर्सेज हैं। ये चारों सोर्सेज से पावर को कंबाइन करके आपके लोड की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा।
और इन्वर्टर्स के अंदर लाइट एंड हैवी लोड की दो डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो आप इंश्योर करें इस चीज़ को कि अपना जो हैवी लोड है उसको हैवी लोड के पोर्ट से ही कनेक्ट करें, और जो आपका नॉर्मल लाइट है, पंखे लाइट लोड है, उसको आप लाइट लोड से कनेक्ट करें।